हेलो दोस्तों। तो आज के ज्योग्राफी का प्रीका शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ न्यूज़ में है उइघुर मुस्लिम्स। ठीक है, डिफरेंट जगह डिफरेंट स्पेलिंग्स हो सकती हैं, इसकी कोई मुद्दे की बात नहीं, आप बेसिक समझ लीजिए। तो ये जो उइघुर मुस्लिम्स हैं ये हमेशा ही चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है, अगर आप देखो वहाँ से एसोसिएट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ओरिजिनली कहाँ से हैं उसकी बात करो तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, कजाकिस्तान है राइट, इस तरफ है सेंट्रल एशिया, यहाँ पे है आपका ईस्ट एशिया। तो ऐसा माना जाता है ये जो उइघुर मुस्लिम्स हैं ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया से बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं ये कल्चरली एफिलिएटेड है। राइट, वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि चाइना में जिंगजियांग प्रोविंस में जितने भी उइघुर मुस्लिम्स हैं उनकी आइडियोलॉजी को बदलने के लिए उन्हें री एजुकेशन कैंप्स में रखा जाता है। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया के टर्किक एथनिक ग्रुप्स हैं। प्राइमरीली कहाँ मिलते हैं ये? चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में, रादर उस पर्टिकुलर रीजन का ये लार्जेस्ट मुस्लिम ग्रुप है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो चाइना मानता है कि हमारी एथनिक माइनॉरिटी है, यस, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है कि उइघुर हमारे इंडिजिनस ग्रुप्स नहीं है, रादर बेसिकली ये कहीं और से बिलोंग कर रहे हैं। इसीलिए 2015 से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे उइघुर मुस्लिम्स हैं जिनको डिटेन किया जाता है जिंगजियांग रीजन में चाइना के, सो दैट उनकी री एजुकेशन कैंप्स हो। व्हेन दे से री एजुकेशन कैंप्स, बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो भी इनमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं या जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि चाइना के बेसिक गोल के साथ अडियर नहीं होते उनको बदला जाए। तो एजेंडा क्या है इन कैंप्स का कि इंश्योर किया जाए कि उइघुर मुस्लिम्स अडियर करें टू दी नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ चाइना। अगर आप इसको टर्म ढूंढो तो कहते हैं जो चाइना है वो कोशिश कर रही है पॉलिसी ऑफ सिनेसाइजेशन। सिनेसाइजेशन पॉलिसी का क्या मतलब है कि जो भी चाइना से एसोसिएटेड आइडियोलॉजीज हैं उनमें इनको बदल दिया जाए। उइघुर्स की जो अपनी यदि कोई कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बदल के चाइना के आइडेंटिटी के साथ उन्हें मिला दिया जाए। इसे कहीं ना कहीं कल्चरल जीनोसाइड ऑफ उइघुर्स भी कहते हैं। ठीक है, सो लेकिन जो जितना भी मैंने आपको एजेंडा बताया है ये बहुत ज़्यादा मेंस में आप पे इस पे सवाल आ सकता है। प्री के हिसाब से बस इतना ही सवाल आपको आएगा कि उइघुर मुस्लिम कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, आप बताओगे जी चाइना से एसोसिएटेड है, राइट, एंड स्पेसिफिकली जिंगजियांग प्रोविंस से। ठीक है जी, बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप याद रखिए, मेंस में कहीं ना कहीं वो आपको यूज़ होगी। अच्छा, इंडिया में एक रीवा सोलर प्रोजेक्ट जो है, रीवा कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं इस प्लांट से एसोसिएटेड जो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये जो रेवा में प्लांट है इट्स अ सोलर प्रोजेक्ट, तो ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इंडिया की कमिटमेंट क्या है रीन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड? वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया कमिट करता है कि बाय 2022 जितनी भी इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल कैपेसिटी है, राइट, रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 175 गीगावाट होगी, राइट, एंड उसमें से 175 में से 100 गीगावाट जो है वो कहाँ से होगी? सोलर एनर्जी से होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 175 टोटल रीन्यूएबल है जिसमें से सोलर इंस्टॉल कितनी है? 100 गीगावाट्स। और ईयर भी इंपॉर्टेंट है 2022, अगर 22 जगह 25 कर दिया जाए एग्जाम में दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, एक और जो उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसने कि ग्रिड पैरिटी बैरियर को भी ब्रेक कर दिया है। ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है? जितनी भी अंग्रेजी लिखी है उसको छोड़ के सिंपल शब्दों में समझो कि मान लो कि सोलर एनर्जी के अलावा भी तो और पावर प्लांट्स हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज कर रहे हैं इस सोलर पावर प्लांट से, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा कम है दैन द रेस्ट। ठीक है, मान लीजिए पर यूनिट अगर ये लोग 4 रुपये चार्ज करते हैं तो सोलर पे 2 ही रुपये होंगे, राइट। सो ये जो वैल्यू है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कितने चार्जेस हैं या कितनी पावर जनरेशन हो रही है, डेफिनेटली उस बैरियर को क्रॉस कर दिया है जो ये सोलर पावर प्लांट है। तो बहुत सिंपल सी वो बात कर रहा है कि ग्रिड पैरिटी क्या होती है, जब मान लीजिए कि आपकी कंट्री में जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसके अलावा भी कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हो जहां से आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा कम हो जाए। मान लीजिए अगर पहले 4 था तो अब जो है सोलर जो ये पावर प्लांट है वहां से और भी ज़्यादा कम होके 2 हो जाएगा, राइट। तो पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसने ये जो ग्रिड पैरिटी बैरियर है उसको किया है जी ब्रेक। ठीक है, एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है,
पहला सोलर पार्क इन इंडिया है जिसको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली है। अब ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको पता है, राइट? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना? तो यहाँ जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में नहीं पता तो गो बैक एंड चेकआउट कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? और क्योंकि सोलर एनर्जी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है? ओके, एक और फैक्ट है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने हैं। ये इंडिया का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से भी फंडिंग मिल रही है। तो आप देख रहे हो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की भी बात हो रही है एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड की भी बात हो रही है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा है ना? कहीं ना कहीं क्लीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस एमिशंस जो होते हैं इवेंचुअली कम हो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं कौन फंड करता है? क्लीन टेक्नोलॉजी फंड करती है, जो कि इस सोलर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में कि इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। तो आप देख रहे हो कितने सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए ना। तो बेस्ट पार्ट इसकी प्री में आपको पहचानने ही है, तो एक बार अपने पढ़ लिया आप इजीली पहचान लोगे, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला रिन्यूएबल एनर्जी क्यों सोलर एनर्जी की बात हो रही है, जिसको कि बेसिकली मान लीजिए एक कंट्री में अगर यहाँ पे एक स्टेट में यदि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में भी सप्लाई कर रहा है, राइट? तो ये जो एनर्जी है रीवा में है एमपी, तो एमपी से ये सप्लाई हो रही है पावर आपकी दिल्ली मेट्रो को। तो पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसने कि कहीं ना कहीं उसका एक इंस्टीट्यूशनल कस्टमर उस स्टेट के बाहर भी है जहां वो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? मध्य प्रदेश में। कहाँ सप्लाई हो रही है? टू द दिल्ली मेट्रो। और हमने याद रखा ही था 175 गीगावाट टोटल टारगेट था बाय ईयर 2022 एंड उसमें से सोलर कितनी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी थी? 100 गीगावाट। 175 गीगावाट किसका टोटल टारगेट था? रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी कैपेसिटी होगी। याद रहेगा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जिसने अपनी स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट को भी एक इंस्टीट्यूशनल कस्टमर की तरह लिया? तो आप क्या बोलोगे? रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है? पहला कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसको कि सीटीएम फाइनेंस करा है एंड वर्ल्ड बैंक भी फाइनेंस करा है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? रीवा, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे सवाल आ सकते हैं, आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी चीज पे आते हैं, बसन चार आइलैंड जो है न्यूज में था, ठीक है? अगर आप इसकी पोजीशन देखो, दिस इज बांग्लादेश, तो कहीं इस आइलैंड पे आता है, ठीक है? रोहिंग्या से एसोसिएटेड था इसलिए न्यूज में था। लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आप बोल दोगे भाई बांग्लादेश है, एंड रादर स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल की बात है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्या था, अगर आप ध्यान दो तो 2015 में बांग्लादेश ने क्या बोला कि जितने भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उसको हम इस पर्टिकुलर आइलैंड पे रीसेटल कर देते हैं, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है यहाँ पे यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने बोला यहाँ पे सेटल करना तो लॉजिस्टिकली भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंज है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो आइलैंड है ये बहुत ज़्यादा अंडर वाटर रहता है फ्रॉम जून टू सितंबर, राइट? तो फ्लड फेंसेस नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रोन है टू फ्लड्स, इरोजन एंड साइक्लोन। तो इस वजह से ये न्यूज़ में शुरू से ही रहा है। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने बोला कि जो भी रोहिंग्यास को अभी तक वहाँ सेटल किया गया है, जब तक ये कोविड पैंडेमिक आगे नहीं बढ़ता उनको वहाँ से मूव करके कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके के लिए न्यूज़ में थे। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है, राइट? इंपॉर्टेंट चीज़ जो दो चीज़ें हैं जो प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम क्या है? इसको चारपिया आइलैंड भी कहते हैं और तेंगार चार आइलैंड भी कहते हैं, राइट? तो ये तीनों ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं प्री में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वाटर बॉडी से एसोसिएट करें तो बे ऑफ बंगाल की आप बात करोगे, ठीक है? और 2006 में ही ये बहुत ज़्यादा ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ हिमालयन सिल्ट। अगर आप इसका एरिया देखो 40 किलोमीटर स्क्वायर ही इसका पूरा एरिया है, ठीक है? तो प्री के हिसाब से फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है। मेंस में कभी यदि रोहिंग्यास पे कभी कोई सवाल आ जाता है, यू कैन समवेयर इंट्रोडक्शन में राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ट्रॉलर्स इन श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो भी फिशरमैन होते हैं, राइट, उनके पास ये ऐसे नेट्स हैं, उनको बॉटम ऑफ द ओशन पे वो उनको
पूरा ट्रॉल कराते हैं, राइट, सो दैट ये डीप सी फिशिंग कर सकें, राइट। बट इससे होता क्या है, इससे जितना भी फिशरी रिसोर्सेज है वो अल्टीमेटली डिप्लीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बॉटम ट्रॉलिंग, बिकॉज दे आर वेरी हाई वेटेड नेट्स। तो जब ये ट्रॉल करते हैं, घिसते हैं इस पूरे रीजन के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे फिशरी रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको बॉटम ट्रॉलिंग पूछा जाए क्या है, तो आप उस प्रैक्टिस को डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हो। अब दिक्कत पता है क्या, इंडिया श्रीलंका में एक कच्छतीवु आइलैंड्स करके प्रॉब्लम थी, ठीक है। पहले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी टिल 1976 इंडिया और श्रीलंका में। अब यहाँ होता क्या था, मान लो यहाँ पे आपके श्रीलंका के फिशरमैन हैं, यहाँ आपके इंडिया के फिशरमैन हैं, तो होता क्या था, बॉटम ट्रॉलिंग करते करते टेक्निकली तो आप अपनी EEZ तक ही कर सकते हो, राइट। तो वो कह रहे हैं करते करते वो श्रीलंका के जोन में आ जाते थे या श्रीलंका वाले इंडिया के जोन में आ जाते थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि इन कच्छतीवु आइलैंड्स पे डिसाइड किया कि ये किसकी साइड पे हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने एक इंडो श्रीलंका मैरिटाइम अग्रीमेंट किया, ठीक है, और उस अग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा रीजन जो है किसके पास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे ये मुद्दा थोड़ा बहुत रिजॉल्व हुआ। अभी भी ऐसा है कि मुद्दा होता है, लेकिन अगेन इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट बिकॉज एक ऑफिशियल अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर लिया गया। तो वैसे तो सिर्फ बॉटम ट्रॉलिंग न्यूज़ में थी, बट आई वांटेड यू टू नो कच्छतीवु आइलैंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत, ठीक है जी, सिंपल था। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी ने सीड कर दिए थे ये जो कच्छतीवु आइलैंड्स हैं टू श्रीलंका, राइट। तो इवेंचुअली ये श्रीलंका को सीड कर दिए गए। और द अग्रीमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंडो श्रीलंकन मैरिटाइम अग्रीमेंट। ये क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग की किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, डीमार्केशन ऑफ द रीजन्स, कि कौन सा रीजन किसके पास है, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, कच्छतीवु आइलैंड्स की आपको पोजीशन भी पता होनी चाहिए। व्हेनेवर दे टॉक अबाउट सच आइलैंड्स, कभी वाटर बॉडी के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, ओपन स्काई जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कि UAE चाहता है कि इंडिया के साथ एक ओपन स्काई पॉलिसी हो, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसका पहले। एक है आपका शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन जो है ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि जितना भी कमर्शियल इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है उसको कंट्रोल करती है, एज इन कि क्या रूल्स होंगे एयर स्पेस के, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सिक्योरिटी या जो भी डिटेल्स हैं इन रिलेशन टू एयर ट्रैवल, सारे के सारे जितने भी मुद्दे हैं वो शिकागो कन्वेंशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। अब शिकागो कन्वेंशन जो है 1944 में बना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कितनी ज़्यादा आप जो है लिबरल बना सकते हो इस पूरे शिकागो कन्वेंशन को, लाइक लिबरल इन द सेंस कि कितनी फ्रीडम हो सकती है एयर ट्रैवल में, इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, शिकागो कन्वेंशन से हट के इन्होंने 5-6 जो है एयर फ्रीडम्स बना दी, राइट। एयर फ्रीडम्स का मतलब क्या है, पहली एयर फ्रीडम देखो क्या है, राइट टू फ्लाई ओवर अ फॉरेन कंट्री विदाउट लैंडिंग। वो कह रहे हैं अगर कनाडा से मेक्सिको की तरफ एक फ्लाइट जा रही है, राइट, तो और जो मेक्सिकन एयरलाइन चला रही है वो इजीली US के ऊपर से जा सकती है। तो कुछ 1 2 3 4 5 6 ये 5 जो है आपकी फ्रीडम्स हैं कि आपका राइट टू रिफ्यूल है, ठीक है, इवन दो आप उस कंट्री को बिलोंग करते हो नहीं करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो 5th और 6th है, ठीक है। 5th और 6th में क्या है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं वो, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे इसको हम पढ़ते हैं, द राइट टू फ्लाई बिटवीन 2 फॉरेन कंट्रीज ऑन अ फ्लाइट ओरिजिनेटिंग और एंडिंग इन वंस ओन कंट्री, ठीक है। और अगेन राइट टू फ्लाई फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इनटू अनदर व्हाइल स्टॉपिंग इन वंस ओन कंट्री फॉर टेक्निकल रीजंस, ठीक है। इसको सिंपल सी बात समझो, ठीक है, जैसे कि सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लो कि A और B के बीच में फ्लाइट्स हैं, राइट। अब ये जो फ्लाइट्स हैं ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये कंट्री A या कंट्री B ही चला रही हो सकता है कि UAE से कोई फ्लाइट आ रही है लेकिन वो न्यूजीलैंड की एयरलाइन चला रही है, राइट। इंडिया से कोई फ्लाइट आ रही है UAE की तरफ बट वो चाइना की एयरलाइन चला रही है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, राइट। तो UAE कह रहा है कि नहीं, हमें एक ऐसा ओपन स्काई अग्रीमेंट चाहिए, ठीक है, जो कि इन दो पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ना हो। नहीं जी, हम बस ये चाहते हैं कि जो फ्लाइट UAE की है UAE से आ रही है और जो इंडिया की है इंडिया से आ रही है, उस पर हमें एक ओपन स्काईज अग्रीमेंट हो,
ठीक है, इसको और सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखो, सबसे पहले होता है आपका एयर सर्विस अग्रीमेंट, ठीक है, जिसके हिसाब से दो कंट्रीज में डिसाइडेड होता है कि कितनी कितनी फ्लाइट्स होंगी। उसके बाद सेकंड लेवल है इसका ओपन स्काई अग्रीमेंट, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स, कार्गो, सब चीजें चलती हैं। तो यूएई कह रहा है हाँ, आई वांट एन ओपन स्काई पॉलिसी जिसमें कि हमारे बीच में अनलिमिटेड फ्लाइट्स हों, लेकिन उसका 5th और 6th फ्रीडम से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो यूएई की ही फ्लाइट है, जो यूएई की कंपनी द्वारा चलाई गई है टू इंडिया एंड बाय फ्रॉम इंडियन कंपनी फ्रॉम इंडिया टू यूएई। अगर ऐसा कुछ है कि मान लो यूएई से चाइना की एयरलाइंस चला रही है, राइट, या इंडिया से अफ्रीका की एयरलाइंस चला रही है और यूएई में आ रही है, राइट, ऐसी फ्लाइट्स हमें नहीं चाहिए। कई बार होता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, वो कह रहे हैं नहीं, इस चीज़ पे हमें ओपन स्काइज नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली ओपन स्काइज इन टर्म्स ऑफ कि वो कहाँ की एयरलाइंस है। तो इसीलिए आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि यूएई ने बोला है हमें ओपन स्काई पॉलिसी चाहिए, लेकिन इट विल बी एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम दी 5th and 6th फ्रीडम्स। ये 5th और 6th फ्रीडम से कोई भी एसोसिएशन नहीं होगी इनकी। समझ में आया? बस इतना सा पॉइंट याद रखना है कि ओपन स्काई एग्रीमेंट की बात है, ठीक है। ओपन स्काई एग्रीमेंट में क्या होगा, अनलिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी और आपकी जो एयरलाइंस हैं उन्हीं के बीच में करना है। अगर हमारे जोन्स में कोई ऐसी एयरलाइंस मूव कर रही हैं जो किसी थर्ड पार्टी की हैं, उनसे एसोसिएटेड हम ओपन स्काई पॉलिसी नहीं करना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में याद रहेगा जी। चलिए, अच्छा, इंडिया की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी क्या कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ओपन स्काई अग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है, विद ऑल द सार्क नेशंस, प्लस जितनी भी ऐसी कंट्रीज है जो न्यू दिल्ली के 5000 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं, उनसे भी ओपन स्काई पॉलिसी की जा सकती है, राइट। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली बायलैटरल अग्रीमेंट बना रहे हो जिसमें आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिसाइड करते हो कि दो कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी ऑपरेट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूएई ने कहा है हमें सिर्फ अपनी यूएई टू इंडिया एंड इंडिया टू यूएई, हमें बस आपस में जो भी फ्लाइट्स हैं उन्हीं की बात करनी है। अगर एक थर्ड कैरियर की फ्लाइट की ये बात होगी तो नहीं, राइट। 5th और 6th फ्रीडम की वो बात नहीं करना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इदलिब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सीरिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर साल आ रहा है आजकल, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड रीजन इदलिब, राइट। सीरिया का जो भी मुद्दा है वो आपको ऑलरेडी पता है, बट द रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज करन 4 हैज बीन इन न्यूज़। ये क्या है, तो ये एक शुगर केन की हाई यील्डिंग वैरायटी है और इसका शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये न्यूज़ में क्यों थी, यूपी में जो नॉर्मल कन्वेंशनल शुगर केन होता है उसको छोड़ के ये पर्टिकुलर शुगर केन उगाया जा रहा है, जिससे कि शुगर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गई। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द टर्म करन 4 हैज बीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद। तो आप बोलोगे भाई ये एक हाइब्रिड वैरायटी का शुगर केन है, ठीक है जी, याद रहेगा। चलो, सांगटिंग सेंचुरी है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ध्यान देना, ये भूटान और चाइना के बीच में मुद्दा है। अगर आप इसकी पोजीशन देखो तो दिस इज़ भूटान, दिस इज़ चाइना, तो ईस्टर्न साइड पे यू हैव सांगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब अगर मैं आपको रीजन्स दिखाऊं कि भूटान और चाइना के बीच में मुद्दे कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो जाकरलुंग एंड पसामलुंग में है, ठीक है, एक डोकलाम प्लाटू वाला रीजन है। अगर आपको इनके नाम याद नहीं रहते, एटलीस्ट आप पोजीशंस देख रहे हो, ये नॉर्दर्न पोजीशन है और ये वेस्टर्न पोजीशन है। ईस्टर्न पोजीशन में कोई भी ऐसा इनका रीजन नहीं था जहां पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, राइट। लेकिन इवेंचुअली अब चाइना क्या कर रहा है, अब चाइना जो है ईस्टर्न रीजन पे सांगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी क्लेम कर रहा है, राइट। बेसिकली जैसा कि हमने करंट अफेयर्स में बहुत दिन से देखा है, राइट, कि चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट ऑल द रीजन्स वेरेवर दे कैन, है ना। और कहीं ना कहीं चाइना भूटान के अपने रिलेशंस भी नहीं। अगर आपको पता हो तो भूटान कम्युनिकेट्स विद चाइना वाया न्यू दिल्ली, इनकी अपनी एम्बेसीज भी नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि सांगटिंग सेंचुरी को जो यूएन का एक प्रोग्राम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वहां से फंडिंग आ रही थी। चाइना ने अटेम्प्ट किया कि भाई फंडिंग ना मिले, क्योंकि वो कह रहे थे कि भूटान में ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन भूटान एंड चाइना। बट भूटान ने इसको एब्सोल्युटली माना नहीं है, राइट। भूटान ने इसको प्रोटेस्ट किया है और भूटान ने बोला पहले भी 18-19 में हमें ऐसी ग्रांट्स मिली हैं, तब तो चाइना ने ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, वाई नाउ। तो कहीं ना
ना कहीं इसको अब फंडिंग क्लियर कर दी गई है और इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं माना गया है ना, क्योंकि फंडिंग जीईएफ से, जीईएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 92 में रियो अर्थ समिट में इसकी शुरुआत हुई थी। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीईएफ किस किस का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, किस किस कन्वेंशन का। तो ऑल द कन्वेंशंस आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचों की पांचों आप याद रखेंगे, सीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, पीओपीज एंड मीनामाता कन्वेंशन। सो दिस इज अ लिस्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर, ठीक है जी। ओके, एक नतान्ज वाज इन न्यूज़। तो नतान्ज जो है अगर आप देखो ईरान में है, ठीक है, और ये ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, ठीक है। तो अगर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि नतान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, आप कहोगे जी कि ईरान से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फायर ब्रोक आउट बेसिकली हियर। तो अगर आपको पता हो 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, राइट, जिसके हिसाब से कुछ साइट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मॉनिटर कर रही थी, दिस इज वन ऑफ दोज साइट्स। अगर हम इस पूरे न्यूक्लियर डील की बात करें बिटवीन ईरान एंड दी अदर कंट्रीज, तो ये 2015 में शुरू हुई थी बिटवीन ईरान एंड P5+1। P5 कौन कौन है? जो परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, यूएनएससी के, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। जो ये +1 है, दिस वाज फॉर यूरोपियन यूनियन। तो वहाँ पे किस तरह से ईरान का न्यूक्लियर डील फ्रेमवर्क होगा, उसके लिए एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना था बिटवीन ईरान, P5+1 and EU. Oh, sorry, I forgot to talk about plus was Germany, and apart from that there is EU. So P5+1, which is your Germany प्लस EU. So इनके साथ ये इनिशियल जो है आपकी कॉन्वर्जेशंस हुई थी। अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या नहीं है, वो हम मेंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कब ये डील हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, व्हाट वाज द प्लान ऑल अबाउट। और उसमें से एक साइड जो है जिसकी हम अभी बात करें, दे कैन ऑलवेज आस्क यू दैट एज वेल। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।